अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बेबस कराची के मसाइल कैसे हल होंगे? हमेशा तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा है कि यह करप्ट जमात है। सिंध गवर्नमेंट को भी कहा है कि ये करप्ट हुकूमत है। आपको पता है कि अब एक कमेटी बनने जा रही है। सिंध हुकूमत से 3 लोग होंगे और वफाक से भी 3 लोग होंगे। अली जैदी साहब, असद उमर साहब, अमीनुल हक साहब, और वहां से होंगे सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, और उसको हेड करेंगे वजीर आला सिंध। पहले तो कहते थे कि हम बैठने के लिए तैयार नहीं है, गवर्नर राज होगा या कोई आईनी और कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे सिंध के लिए। दूसरी तरफ एक तनकीद हो रही है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर सख्त कि क्या सिंध हुकूमत नाकाम गई, क्या सिंध को एक तरफ कर दिया और कानूनी तौर पर अब कमेटी कराची को देखेगी। क्या सिंध हुकूमत अपनी हुकूमत बचाने के लिए इस कमेटी के ऊपर राजी हुए हैं? एक नया बहस सिंध के अंदर और वफाक के अंदर शुरू हो गया है। दूसरी तरफ नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ, और नून लीग की कयादत जो खामोश है, चुप है, और जिस तरह मरियम नवाज ने शुरुआत की थी, खामोशी को तोड़ा था, एक नई शुरुआत की थी। एपीसी के हवाले से भी एक खामोशी है, उसके ऊपर क्या होने जा रहा है, इसी को अपने स्टूडियो इमदाद दी है एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नून लीग के रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ डॉक्टर सोराब खान सर की पीपी एमपी हैं, 6 दफा एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर हैं, सीनियर रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ वर्दा भट्ट साहिबा तज्जिया निगार हैं, यूथ की डायरेक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। सर, एक नई कमेटी बनी है और फिर इत्तेहाद हुआ है। पीपी, एमक्यूएम और पीटीआई ने एक कमेटी पे राजी हुए हैं, फैसला हुआ है कराची की तरक्की के हवाले से। तीनों जमातें एक साथ हुए, इसके में क्या कहेंगे सर आप? देखें, जहाँ तक कमेटी के बनाए जाने का मामला है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कराची के मसाइल को हल करने के लिए मरकज़ और सूबाई गवर्नमेंट मिलकर मामला को हल करने के लिए आगे बढ़ती है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। फिर भी चूँकि उसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर ही है, कोई और नहीं है, उन्होंने ही कंट्रोल करना है। ही इज़ द हेड ऑफ प्रोविंस, उन्होंने ही मामला को डील करना है। कराची के मामला जिस तरह पीएम ने डायरेक्शन दी कि जाएँ नाले साफ़ करें हमारे एस्टेब्लिशमेंट वालों को, तो नाले साफ़ करना जो है ना, एक नाला साफ़ कर लेंगे, 2 नाले साफ़ कर लेंगे, ये कराची के मसाइल का परमानेंट हल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको कराची का परमानेंट हल निकालना है तो फिर उसके मुताबिक आपको सोचना चाहिए। आप आज 10% या 50% भी नाले साफ़ करके चले जाते हैं, 6 महीने के बाद जो पोजीशन होगी सिंध की फिर भी वही होगी जो इस वक्त है, क्योंकि डेली जो कचरा निकलता है वो कहाँ जाएगा। तो मेरे ख्याल में हमें बातें करने का तो बड़ा शौक़ है, और जहाँ तक कमेटी को मैं उसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर मसाइल को हल करने के लिए आपस में मिल के बैठें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कमेटी कब तक अंडरस्टैंडिंग से चलती है, कब तक नहीं चलती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किस अंदाज में गुफ्तगू होती है, किस अंदाज में मामला को आप आगे लेके चलते हैं, वो मामला दूसरे हैं। चूँकि पीएम ने डायरेक्शन दी, एनडीए का जो हेड है वो यहाँ आया और उन्होंने डायरेक्शन दी कि नाले साफ़ करने की ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, ठीक है। तो कराची के मसाइल का जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने कल एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग भी तो नाले के ऊपर बनी हुई है, ये उनका जुमला, तो उसको क्या गिरा देंगे आप, ये उनका था। और बड़ी हिम्मत की बात उन्होंने की। मैं तो ये कहता हूँ कि मामलात को हैंडल करने के लिए मैं अमूमन शुरू से इस बात पे इख्तलाफ करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आइनी तौर पर हर इदारे की लिमिटेशन है। हर इदारा अपनी लिमिटेशन में रह के सबसे पहले नज़र मारे कि उसका इदारा बजाते खुद क्या कर रहा है,
उसका इदारा कितना प्रॉपर वे में और राइट डायरेक्शन में काम कर रहा है। और फिर आप ये देखें कि क्या आइन आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप एग्जेक्टिव के मामले में इंटरफेयर करें और मामला को आगे लेके चलें। तो ये वो तमाम मामला हैं। सूबाई हुकूमत जो है ना 18 अमेंडमेंट के बाद मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार है, मसले मसाइल हल करने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं की है। और यही वजह है कि आपने मुराद अली शाह साहब को उस कमेटी का चेयरमैन बनाकर इस हकीकत को तस्लीम कर लिया। क्या मजबूरी में किया है सर? नहीं, कमेटी मजबूरी में नहीं है, चूँकि ये डायरेक्शन क्या सर लाहौर को भी इस तरह कमेटी के तहत चलाया जा सकता है? नहीं, मैं तो देखें कराची को क्यों? नहीं, मैं वही कहता हूँ कि ये कराची का मामला जो है ना, मैंने हर दौरे हुकूमत में देखा कि कराची के मसले मसाइल की बड़ी बात होती है, लेकिन पाकिस्तान के बाकी इलाकों की मसले मसाइल की कोई बात नहीं करता। वजह क्या है सर? उसकी वजह मैं बता देता हूँ कि ये एक किस्म का इंटरनेशनल सिटी है। इसमें डिफरेंट टाइप के लोग बसते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, और हर आदमी सियासी एतबार से अपने बात करता है कि सियासी तौर पर उसने क्या बात। लेकिन तबाही का जिम्मेदार कौन है कराची का? तबाही के जिम्मेदार क्या, मैं ये कहता हूँ कि 10 साल का दौरे हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ भी अगर है तो तबाही का जिम्मेदार क्या जो तबाही के जिम्मेदारी वही कमेटी में है? सर मैं उसको एग्री नहीं करता, चूँकि 11 साल ज़ियाउल हक ने लगाए, 10 साल जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाए। आप ज़ियाउल हक का नाम तो लेते नहीं हैं, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत का नाम तो लेते नहीं हैं, आप फौरन पीपल पार्टी पे आ जाते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही सारा कुछ नहीं सर करती। पीपल्स पार्टी के कितना दौर है? 13 साल। नहीं, एमक्यूएम कितने साल थे? आज एमक्यूएम परवेज मुशर्रफ एमक्यूएम। सुने ना, एमक्यूएम जो है वो इक़्तिदार में पीपल पार्टी के साथ में भी इक़्तिदार में रही। उनको जहाँ चांस मिलता है, चूँकि उनको वो अक़लियत में होते हैं, जहाँ उनको चांस मिलता है वही जहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं, उसी के मुताबिक चलते हैं। आज ठीक है सर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मजबूरी में ये इत्तेहाद बना है या कमेटी बनने जा रही है, क्योंकि गवर्नर राज की भी बातें, कराची को अलग करने की भी बात, आज भी ये तासुर दिया जा रहा है कि कराची को अलग किया जा रहा है। आपकी रिट खत्म हो गई है इस कमेटी के बाद। देखें, यासीन आज़ाद साहब कानूनी माहिर भी हैं, सीनियर भी हैं, वो बातों को समझते भी हैं। पॉलिटिकली कोई भी बात अगर आदमी कर दे वो तो हो सकती है, लेकिन असल हकीकत ये है कि आप ये देखें कि कराची जो है, जिस तरह आज़ाद साहब ने कहा कि इंटरनेशनल सिटी है, और मैं ये भी आपको गुजारिश कर दूं कि कराची में जितनी आबादी यहाँ पर, जो यहाँ के बसने वाले लोग हैं, जितनी आबादी यहाँ पर है, उससे डबल आबादी बाहर के लोगों की यहाँ पर आकर बसती है, जिनका यहाँ पर ना तो आप ये वोट दाखिल है, ना उनका यहाँ से ताल्लुक़ है। अच्छी बात है, ये पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बल्कि पूरी दूसरी दुनिया से लोग आकर यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आते हैं। और ज़ाहिर है जब इतनी ज़्यादा आबादी होगी तो इस शहर पे इतना ज़्यादा बर्डन भी आए और उसके मसले मसाइल भी हैं। नेचुरली आप अगर एक 10 घर जो है 10 बंदे का रहने का होगा, उसमें 100 बंदे आप 13 साल का इक़्तिदार, मसाइल हल नहीं। मैं अब भी ये कहता हूँ मीर साहब, मैं अब भी ये कहता हूँ कि कराची में जितना कहा जाता है कि जिस तरह आज़ाद साहब ने कहा कि ये मसले मसाइल हैं, पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद तो छोटा सा शहर है, उसको आप छोड़ दें। नहीं, मेरी पूरी बात सुन लें। लेकिन ये है कि कराची को जिस तरह यहाँ पर पेश किया जाता है, ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। डॉक्टर साहब क्या मसाइल नहीं है? मसाइल हैं, लेकिन ये क्या कचरे का मसला है? मेरे साहब बिल्कुल ड्रेनेज का मसला है या नहीं? देखें, एक सिंपल बात है, कमेटी बननी चाहिए थी या न बननी? नहीं, कमेटी खेलना छोड़ दे। बननी चाहिए थी या न बननी चाहिए? मेरी बात सुने, ये K4 के जितने पैसे हैं सर, मैं आपको कमेटी के ऊपर आना चाहिए, ये थोपी गई है पीपल्स पार्टी के ऊपर। बात ये सिंध गवर्नमेंट के होते हुए कमेटी क्यों सर? असल एक मुंतखब गवर्नमेंट थी तो फिर कमेटी क्यों? मेरे साहब बात ये मैंडेट तो उनके पास नहीं है ना सर। मैं आपको गुजारिश करूं, वो अब मुझे पता नहीं है, वो ये मतलब तासुर ये दे रहे हैं कि हम जो हैं यहाँ पर ज़्यादा वफाक से फंड लेकर आएंगे, और जिस तरह इन्होंने कहा कि 18 अमेंडमेंट के बाद कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं तो इसमें कोई कबात नहीं। मैं आपको बताऊं, 18th अमेंडमेंट के बाद सारी खुद मुख्तियारी पावर्स फंड्स आपके पास हैं। एक मुंतखब गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट, सब कुछ, फिर कमेटी क्यों?
मीर साहब, बात ये है, मैं आपको गुजारिश करूं, ये जिस तरह कहते हैं कि भाई गवर्नर रूल लगा देंगे, 149 लगा देंगे, ये डर था, खौफ नहीं था। नहीं, मैं मेरी पूरी बात गवर्नमेंट जाने का, मेरी बात सुन लेना, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब हमने अब भी पहले भी कहा, अब भी कहा। सर ब्रेक का टाइम हो गया, मैं आता हूं इस डिस्कशन को, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आऊंगा, मैं जाऊंगा अपना वर्दा भट्ट के पास कि इस गवर्नमेंट की डिलीवरेंस क्या है 2 साल के अंदर। वर्दा साहिबा, मैं आपके पास आऊंगा कि आप बताएं कि 2 साल की कमिटमेंट्स इस गवर्नमेंट की अवाम को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि हम एजुकेशन बेहतर करेंगे, हेल्थ बेहतर करेंगे, इदारे बनाएंगे, क्या क्या इस गवर्नमेंट ने और कमिटमेंट की थी। वर्दा साहिबा, मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। चलो, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया इस अवाम के साथ, सुहाने ख्वाब दिखाए। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं इसके ऊपर। वेलकम वर्दा भट्ट साहिबा, ये गवर्नमेंट की कारकर्दगी 2 साल आपके सामने हैं। 2 साल बहुत बड़ा टाइम है। क्या कमिटमेंट्स इस गवर्नमेंट, डिलीवरेंस क्या डिलीवर किया। फैल गई गवर्नमेंट, नाकाम गई गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट। अभी ये कराची में आएंगे, कमेटी में ये वुज़रा होंगे, अली जैदी साहब, असद उमर साहब और अमीनुल हक साहब, ये कराची के मसाइल हल करेंगे। क्या इनकी कारकर्दगी थी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इनकॉम्पिटेंसी, खान साहब खुद जितना मौसर है, उनकी टीम कहीं ना कहीं अपनी नाअहली जाहिर कर देती है। आप इस तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। खान साहब खुद एक पोशीदा अमल में मुब्तला हैं जो शायद मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी जो टीम है उनको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिस पर कोई रद्द अमल नहीं होता, कोई उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। बीइंग एज अ यूथ ग्रुप डायरेक्टर, मैं इस चीज़ को यहाँ पर ज़रा हाईलाइट करूँगी। आप इस साल ज़रा देखें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कितना बढ़ चुका है, कितनी उसमें रोकथाम गवर्नमेंट ने की है और जितना अगर आप गौर करें कि यूथ को ही टारगेट किया जा रहा है। चलती हुई कॉलेज से लड़की आ रही है, वो किडनैप हो गई, बच्चों के साथ मदरसे में ज्यादतियां हो रही है। क्यों? ये बच्चे किसी और मुल्क के हैं, अपने मुल्क के हैं। इसका फैसला किसको करना चाहिए था? कोई लीगल एक्शन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? कोई भी अगर किसी को हाथ लगा दे, उसको कोई खौफ खुदा नहीं है कि हम अगर ये काम करेंगे हमें ये सजा मिल सकती है, हमने नहीं करना। कोई कानून इस मुल्क में लागू नहीं हुआ। क्यों? ये वो बच्चे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। आज नहीं तो कल ये जो जितनी भी हुकूमत है, जितनी भी पार्टीज हैं, उनका कभी तो वक्त ख़त्म होगा ना, कभी तो नौजवान नस्लें इस मुल्क को चलाएंगी ना। यहाँ पे बच्चों की तादाद को ख़त्म किया जा रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट इतनी बढ़ गई है कि कत्लेआम हो रहा है। आज नहीं तो कल हर रोज़ एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि ये बच्चा वारदात हो गया, टारगेट किलिंग हो गई, हैरेसमेंट में इस बच्चे को कत्ल कर दिया गया है, जो भी एंड सो ऑन। क्यों? जब बच्चे मुल्क से ख़त्म करेंगे तो मुल्क को बाद में मुस्तकबिल में चलाएगा कौन? सही। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे पीटीआई की एमएनए साइमा नदीम साहिबा टेलीफोन लाइन पे। मैडम, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। मैडम, कराची के मसाइल आपको पता है, मसाइल हैं, जरूर हैं। जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की, वफाक की जिम्मेदारी है, कोई मसला। आज एक फैसला हुआ, सर जोड़ के बैठे हैं, और एक फैसला हुआ है कि कमेटी बनेगी। 3 जो है मिनिस्टर साहिबान आपकी तरफ से, 3 सिंध गवर्नमेंट से, ये होंगे अली जैदी साहब आपकी तरफ से, असद उमर साहब आपकी तरफ से, एमक्यूएम के अमीनुल हक साहब, यहां सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, सीएम साहब उसको हेड करेंगे। क्या मसाइल हल होंगे? ये इत्तेहाद कराची के लिए जो है एक संगे मील साबित होगा, क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये बहुत खुशाइंद खबर है, क्योंकि आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो पिछली चीज़ें चली आ रही हैं जिनमें पानी का है, बिजली का मसाइल हैं, वो अलग, लेकिन जो बारिशों ने जो हाल किया कराची का, उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई और प्राइम मिनिस्टर ने एनडीएमए को भेजा, और साथ साथ फिर आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने भी इसके ऊपर जो है वो समाअत की, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो उसमें आप रिपोर्ट देख लें तो उसमें भी उनके जो रिमार्क्स थे वो उसके मुताबिक वाकई कराची को इस वक्त ज़रूरत है कि कराची के मसाइल हल किए जाएं, क्योंकि कराची के इस वक्त मसाइल इतने
इतने गंभीर हो चुके हैं कि आप उसमें एक इतना बड़ा शहर जो आपको 90% टैक्स रेवेन्यू भी दे रहा है और फिर भी उसके ऊपर वो पैसा नहीं लग रहा, तो हमें इस वक्त ज़रूरत है कि कराची को जो है वो बेहतरी की तरफ लाया जाए। तो आज अगर ये एक डेवलपमेंट हुई है जिसके अंदर जो है तमाम पार्टीज जो हैं वो बैठ रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एडवाइजरी काउंसिल और ये अगर इनकी मशावरतें के साथ अगर आगे चलने का जो बनेगा वो हम सब कराचीइट्स के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो उससे जिसकी वजह से जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हल होंगी। और सिर्फ कराची ही नहीं, ये तो पूरे सिंध ही को आप देख लें, कश्मीर तक जो है जो हालात हैं उनको सही करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ कि इसको अगर सीरियसली लिया जाए और इसके ऊपर वाकई काम किया जाए तो हम कराची को। मैडम एक सवाल और, ये सिर्फ कराची के लिए कमेटी क्यों, पूरे सिंध के लिए कमेटी क्यों नहीं बनी? क्योंकि आप पूरे पाकिस्तान की जमात हैं, वजीर आजम पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ कराची के लिए कमेटी क्यों? देखिए, कराची जो है वो सिंध का इस वक्त दारुल खिलाफा भी है और इस वक्त जो है ये बड़ा हमारा एक पोर्ट है। हमारे यहाँ से जितनी भी इस वक्त जो बड़े बड़े इस वक्त जो इंडस्ट्रीज हैं, एक इंडस्ट्रियल हब है ये, तो पहले तो हमें अपने इस पोर्ट, अपनी दारुल खिलाफा को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ मैं जरूर आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि हमें अपने उन छोटे छोटे शहरों को भी देखने की जरूरत है जो इस वक्त जो है रो रहे हैं, जिनके पास तालीम। ठीक है, दूसरा सवाल मैं आता हूं इस चीजों। आपने MQM को रखा, आपने GDA को क्यों नहीं रखा? वो भी आपके इत्तेहादी थे, उनको कॉन्फिडेंस में, एतमाद में नहीं लिया? देखिए, उनको जो है वो बिल्कुल प्लान में है, उनको भी लिया जाएगा क्योंकि इस वक्त कराची का मसला जो है वो उसके ऊपर बात हो रही है। तो कराची, ठीक है, तीसरा सवाल फिर मैं आऊंगा, एक मिनट। तीसरा सवाल, आप 2 करोड़ से बड़ी आबादी का शहर है कराची, आपसे PIA नहीं चल रहा, आपसे स्टील मिल बेहतर नहीं हुआ 2 साल में, आप कराची को कैसे बेहतर करेंगे? देखिए, स्टील मिल की तो मेरे ख्याल में आप बात ना करें क्योंकि स्टील मिल की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो स्टील मिल, उसको हिस्ट्री को छोड़ें आप, रेलवे जो था वो उसमें डेफिसिट पे गया था। ये हमारी हुकूमत तो नहीं थी ना, इसका जो डेफिसिट शुरू हुआ है और उसके अंदर PMLN का बहुत बड़ा हाथ है और PPP का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो उसको ठीक करना चाहते तो उस वक्त ये सही मानों में ठीक हो सकता था और उस वक्त भी प्लानिंग थी कि इसको जो है आप 2016 से देख लें, जो जितने भी मुलाजमीन हैं वो 2015 और 16 से जो है वो इस्तफसार कर रहे हैं, एहतजाज कर। ठीक है मैडम, आपने अपनी बात खत्म की, आप टेलीफोन लाइन पे रहें, हर कोई अपनी बारी पे बात करेगा। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आप रहें टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर साहब, आप इसके ऊपर जवाब दें कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इन लोगों ने इदारे तबाह किए थे। फिर मैं आऊंगा। देखिए, हमने तो इदारे तबाह नहीं किए, बिल्कुल ये तसलसल था जितने भी थे पिछली हुकूमतें। हमने तो जब हमारे दौर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मीर रज़ा खान बिजरानी मिनिस्टर थे हमारे इलाके के, इत्तेफाक से मैं जहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर था, वो कौमी असम्बली के मेंबर थे, स्टील मिल चल रहा था और हमने तो चलता हुआ छोड़ा। उसके बाद फिर ये अब भी हम ये कह के आए थे, ये नारा लगा के आए थे कि इन्होंने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, ये नहीं चला सके, हम चलाएंगे। आपने सिर्फ 2-3 चीज़, पूरे मुल्क का जो इन्होंने मतलब जो हालत की है वो आपके सामने है। कोई चीज़ नहीं चला सकते वफाकी हुकूमत। ये भी तो आप देख लें ना कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद के बारे में क्या कहा और हाई कोर्ट ने शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि पता नहीं कितना टेरिटरी है, कोई तोरा बोरा हो गया, 1400 है और उसमें भी इन्होंने कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं, तो ये पूरे मुल्क पे क्या करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, 2 साल के अंदर एक्सपोज हो गई है। बिल्कुल मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखें हरासमेंट के जितने केसेस आ रहे हैं, पहले इतनी उनकी मिसाल नहीं मिलती थी और 1-2 केस हुए थे पहले शहबाज शरीफ के दौर में, तो PTI ने उस पर कितनी शोर मचाया था और क्रिटिसाइज किया था। अब लेकिन डॉक्टर साहब, PTI बार-बार ये कह रही कि हम ये आखिरी मौका दे रहे हैं कमेटी का, नहीं तो हम डंडा उठाएंगे।
ये आज भी खुर्रम शेर जमान ने कहा। देखिए, मैं खुर्रम शेर जमान जो भी बोलते रहे, बात यह है कि हम तो इसको गुड गेस्चर देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि मैं तो ये कहता हूँ अब सब चीज़ों को छोड़ दें, सब चीज़ों को छोड़ दें। फेडरल गवर्नमेंट भी तो है ना। कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जितना पैसा लगेगा कराची सही होगी। पैसे लगते नहीं हैं उतने, जितना बड़ा शहर है, जितने इसके मसाइल हैं। K4 का और कुछ नहीं करें। कल भी मैं बैठा हुआ था, कोई PTI का एक दोस्त था किसी चैनल पे, उसने कहा कि मैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी लेता हूँ, हम जो पैसे हमें देने आप वफाक से लेकर आएँ साल 6 महीने में K4 को पूरा करें। आप ये मुझे बता दें, कराची के अंदर आज तक एक आदमी जो है वो प्यास से मरा है? कभी आपने ये सुना है कि कोई किसी को नहाने के लिए पानी नहीं मिला? पानी है, बिल्कुल मैं बात को तस्लीम करता हूँ, पानी है, मिल रहा है, लोग जिंदा हैं। बाकी ये प्रोपेगेंडा भी है, और दूसरा ये है कि टैंकर जो है सिस्टम माफिया है, वो भी आपको पता है। पीछे कौन है सर टैंकर माफिया के पीछे? उसके पीछे शर्जील मेमन ने डंडा उठाया था। शर्जील मेमन का क्या हाल हुआ? सर इसके पीछे सियासत है। बस उसमें सर सियासत और जुर्म एक साथ नहीं है सर। सर बिल्कुल, सियासत और करप्शन एक साथ नहीं है ये सर। बहुत बड़ा, कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर बहुत सर जमीनों के पीछे सियासत नहीं है सर। यहाँ पर जमीनों का मसला भी है, टैंकर का सर मसला 3000 6000 मुझे आप सर ईमानदार रेती और बजरी का मसला भी आप समझते हैं। सियासत है सर, सियासत है। सब कुछ सियासत है। 70% जो है शहर किसके हवाले? आपको पता है, मेयर ने कहा है, मैं तो नहीं कह रहा। सर मेयर जो रहा है, यहाँ कितनी गवर्नमेंट, इधर कितनी गवर्नमेंट्स हैं सर? 6-7 गवर्नमेंट्स हैं। 13 गवर्नमेंट सर। ये तो आजाद साहब और ज्यादा आजाद साहब बात कर सकते हैं। यहाँ आपको पता है कराची किन के हाथ में है, कराची कौन चला रहा है, पानी किन के हाथ में, पानी कौन बेच रहा है, 3 से 6 हजार में जो टैंकर मिलता है, आपको सब सियासत, जुर्म, सब चीजें आपको सब पता है सर। देखें, प्रॉब्लम यह है कि जब आप एक दूसरे को कहते हैं कि इन्होंने इदारों को तबाह कर दिया, तो ये इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरबान में झांकना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही। सपोज आपने 2 इदारों की बात की, स्टील मिल की और PIA की। PIA के पायलट के साथ जो कुछ आपने किया, मैं एक आपको रीजनिंग के साथ बात बताता हूँ कि बरतानिया के एक आदमी अमेरिका में पकड़ा गया कि तुम्हारा पासपोर्ट जाली है। बरतानिया से पूछा गया कि ये हमें तस्दीक करके दें कि ये पासपोर्ट असली है या नकली है। वहाँ की गवर्नमेंट ने लिख कर भेज दिया कि ये हमारा पासपोर्ट असली है, हालांकि वो असली नहीं था, वो नकली था। जब वो वापस हुआ, आदमी आया तो उससे पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा अगर हम ये तस्लीम कर लेते कि हमारा पासपोर्ट जाली है तो हमारे पासपोर्ट की मार्केट वैल्यू ख़त्म हो जाती और हमारे मुल्क की जो बदनामी होती उसका कोई हिसाब नहीं था। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क का कानून है, वो जब हमारे मुल्क में वापस आएगा उस कानून के मुताबिक हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम अपने पासपोर्ट की तौहीन करने का मतलब यह हम अपने मुल्क की तौहीन कर रहे हैं। नंबर 1 ये मैंने आपको इसलिए बताया कि PIA के मतलब जो हवाबाजी के मिनिस्टर हैं, हवाबाजी के मिनिस्टर की खुद कोर्ट के अंदर केस चला जाली डिग्री का, जब वो MPA थे। उस जजमेंट का क्या हुआ, एतजाज़ हसन से पूछ लें, वो उनके मेन वकील हैं, वो आपको रीजनिंग बताएंगे क्या है। क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको, आप वैसे कह देते, आप इंक्वायरी होल्ड कर दे, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको कि आप पार्लियामेंट के अंदर आके तकरीर करें और ये कहें कि ये 260 पायलट जो हैं इनके लाइसेंस जाली हैं। आपने PIA को 6 महीने के लिए बंद करा दिया। मैं कहता हूँ कि ये वो इतनी बड़ी नालायकी फेडरल गवर्नमेंट की थी जिस पे उनको घर चला जाना चाहिए था। सही है। इसी तरह स्टील मिल का मामला है, अगर आप उसको टेकअप करने चाहते हैं तो टेकअप करें। स्टील मिल मरकज़ का प्रोजेक्ट है और इसी में अपने स्टील मिल को जब बेचने की कोशिश की गई 2007 में, मैं सुप्रीम कोर्ट कराची में बैठा हुआ था, तो चौधरी इफ्तिखार साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने स्टे दिया क्योंकि 22 अरब के अंदर स्टील मिल की फ़रोख्त हो रही थी, जबकि 50 अरब की तो उस ज़माने में तो खाली स्टील मिल की ज़मीन की मार्केट वैल्यू थी। हम बातें करने में तो बड़े आसानी से कर लेते हैं। अब पानी का मामला आप देख लें, जिस तरह बारिशें हुई, आपने कराची को तो निशाना बना लिया, क्या लाहौर की सड़कों पे आपको पानी नज़र नहीं आया? क्या लाहौर की सड़कों के अंदर गाड़ियाँ डूबी हुई आपको नज़र नहीं आई? क्या लाहौर कोई छोटा शहर है? आप उसकी बात तो नहीं करते चूँकि वहाँ आपकी गवर्नमेंट है और यहाँ चूँकि आपकी मर्ज़ी की गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा कराची को। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपने 6 रुकनी एक कमेटी बना दी, उसमें मरकज़ के 3 वज़ीर हैं, राइट? वो वज़ीर इतने फ्री हैं और फालतू हैं
कि वो छोटे छोटे मसाइल हल करने के लिए अपनी मिनिस्ट्री का काम छोड़ेंगे और कराची में आके बैठ के मीटिंगें करेंगे, तो जो मिनिस्ट्रियाँ उनको दी गई हैं उनको कौन संभालेगा? फिर मुराद अली शाह साहब को वहां भेज दी उनकी मिनिस्ट्रियाँ संभालने के लिए। तो ये क्या मजाक बनाया हुआ? मजाक बनाया हो। ब्रेक का टाइम हो गया। मैडम आप टेलीफोन लाइन पे रहे, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, आपसे जवाब लूंगा और आप ये जवाब जरूर दें। ब्रेक पे रहें। और ये मजाक बनाया है, कमेटी खेलते रहेंगे। भुट्टो साहब कहते थे कि जो आपको काम नहीं करना वो कमेटी के सुपुर्द कर दें, वो काम नहीं होगा। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम मैडम, आपकी तरफ आऊंगा। काफी चीजें आपकी तरफ हैं, सवालात आपकी तरफ हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। खान साहब ने जो वादे दावे किए थे, आप किस तरह लोगों को जवाब देंगी? आप क्या कहेंगी इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं देखिए कुछ चीज़ें आपके स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो ज़रा करेक्ट करती चलूं। जैसे आपने पाकिस्तान स्टील मिल की बात की, तो पाकिस्तान स्टील मिल की जो कमर्शियल ऑपरेशंस थे वो जून 2015 को बंद हो गए थे और उसके बाद उन्होंने ना कोई प्लान दिया था ह्यूमन रिसोर्स का, ना उनके 15,000 एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम पे। आपके 230 बिलियन के डिफरेंट कंपनीज को जो हैं बैंक्स को, कंपनीज को, गवर्नमेंट को आपके लोन्स हैं जो उन्होंने उतारने थे। अभी भी जो हमने कोशिश की आने के बाद, मैडम आप 2 साल के अंदर उसको ऑपरेट नहीं कर सके, नहीं खोल सके। 9,500 यही तो मैं आपको मजदूर बता रही हूँ कि उसका ऑपरेट करने का तो कराची के मसले किस तरह हल होंगे? इस कमेटी से होंगे मसले हल? बिलियन और आपकी जो है वो आपने पेएबल डेट्स हैं, लाइबिलिटीज आपकी 290 बिलियन की हैं। ये जून 30, 2020 तक इससे पहले ये आपका पहुंच चुका था। तो इससे पहले कौन सी गवर्नमेंट के पास था जब ये बंद हुआ है? और जैसे मैंने आपको बताया कि मुलाजमीन सड़कों पे थे क्योंकि मैं उनके साथ खड़ी होती थी, मैंने खुद उनको देखा है कि वो उनके साथ क्या हो रहा था। बाकी आप दूसरी चीज़ों की अगर बात करते हैं तो मुझे पहले आप बताएं कि आपके पीडीएमए ने क्या किया, पीडीएमए का काम क्या होता है, आपने क्या कोई पॉलिसी बनाई कराची की उसकी? पीडीएमए के अंदर आपको जो रिलीफ ऑपरेशंस, आपको सर्वे करना चाहिए था, आपको मैपिंग करनी चाहिए थी, आपको उसको पहले से डिजास्टर प्रोन एरियाज को आपने मार्क करना चाहिए था। इतने साले जो आपके सानिहा हुए 10 सालों में, जिनमें बल्दिया फैक्ट्री थी 2012 में, टिम्बर मार्केट जला था आपका 2014 में, गैस सिलेंडर के फटने से 17 डेथ हुई थी 2015 में, 2016 में कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में टॉक्सिक गैस से अफराद मरे। उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर अटैक हुआ, भोजा एयर आपकी हुई। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी नहीं बनी, कुछ भी नहीं काम हुआ। तो यही चीजें जो आज ये बन के आपके सामने आ रही है। बड़ी मेहरबानी मैडम, बड़ी टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपका टाइम। मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दी इस 2 साल के अंदर, क्या कहेंगी वर्दा भट्ट साहब? महंगाई और बेरोज़गारी तो ज़रूरत से ज़्यादा है। और जहाँ तक बेरोज़गारी की बात आए तो कोरोना वायरस की वजह से जो रोज़गार था वो भी चला गया। खैर पीटीआई को वोट देने से पहले बहुत ज़्यादा माइंड हमारा एक चेंज था। हम अगर मैं यूथ की बात करूं तो कि बहुत कुछ तब्दीलियां आ जाएंगी, लेकिन इन 2 सालों में वो चीज़ें नज़र नहीं आई बदकिस्मती से। और इसके साथ भी गुड गवर्नेंस का वादा किया था कि हम आएंगे एक गुड गवर्नेंस देंगे, वो भी नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वर्ष से वर्षतर, बद से बदतर सूरत हाल हुई। सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है। और जहाँ तक बेरोज़गारी की बात है, ये पीटीआई जब इस प्लेटफॉर्म पर आई तो उन्हें सबसे पहले इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि हर साल इतना बच्चा ग्रेजुएट होके जा रहा है और नौकरियाँ नहीं है। एक ग्रेजुएट, एक इंजीनियर बच्चा बर्गर का ठेला लगा के घूम रहा है। काम करना कोई बड़ी छोटी बात नहीं है, इंसान मेहनत कर सकता है, लेकिन जो बच्चा जिस पोजीशन को डिज़र्व करता है उसको वो मिलना चाहिए। सोर्स के बजाय यहाँ पर कोई काम नहीं होता।
इनको जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब के वक्त में ये जोंग की और जिस तरीके की जो सिम्स कंपनीज़ हैं उसका इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी ख़त्म हुई, बहुत लोगों का रोज़गार हुआ। तो जब ये पीटीआई यहाँ पर आई, इनको भी एक ऐसे फर्म्स बनाने चाहिए थे, एक नई फर्म्स बनानी चाहिए थी जिन पर काफ़ी सारे बेरोज़गार को रोज़गार लग जाता है। एजुकेटेड लोग इतने बैठे हुए हैं और रोज़गार नहीं है। ठीक है सर, नून लीग क्यों डरी हुई है, सहमी हुई है, खौफजदा है? न अपोजिशन का रोल, न एपीसी, शहबाज शरीफ चुप, खामोश, बिलावल साहब चाहते हैं ये चीजें हों। क्या आपकी जमात में ये मसला मेरे है? ख्याल में डरी हुई नून लीग नहीं है, डरी हुई पीटीआई है। और पार्लियामेंट के अंदर ख्वाजा सफदर की और जो नून के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी तकारीर सुन लें, वो आपके सामने। एपीसी पे क्यों नहीं? हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और उसके अलावा मरियम नवाज खाली अपने नैब ऑफिस में जब जाने के लिए तैयार हुई तो बर्दाश्त नहीं कर सके कि वो उसके साथ पब्लिक के शहबाज शरीफ के साथ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का बैठना इसलिए नहीं बनता कि कोई प्रोटोकॉल भी चीज़ होती है। वो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून, उनके साथ नायब सदर दूसरी क़यादत बैठी हुई थी। शहबाज शरीफ साहब का आपको पता है बीमारी की वजह से सिर्फ पार्लियामेंट के एक इजलास में अभी तक वो गए हैं, जो जाके उन्होंने एड्रेस किया, या आज़ाद कश्मीर पार्लियामेंट से जाके उन्होंने जो एड्रेस किया है वो आपके सामने है। अब ये तमाम चीज़ें इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई डरा हुआ नहीं है, सिस्टम की खराबी है। अपने वालिद साहब के साथ होते हैं, सुने अभी भी साथ गए हैं। नहीं, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं, साथ जा रहे हैं। देखें, जब तक मियां नवाज शरीफ यहाँ थे मरियम उनके साथ ही रहती थी। ये तो बात मानते हैं ना, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। कंफ्यूज जमात है सर, मेरे पार्टी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं, मेरे नजदीक कोई डिफरेंस किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट का इंतजार कर रहे हैं, किसी इशारे का इंतजार है। देखिए, मरियम ने अभी भी नारा लगाया वोट को इज्जत दो। इसका मतलब यह है कि उनका जो नारा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था आज भी है। सर नंबर एक दफा निकली है बाहर, उसके बाद फिर खामोश। नहीं, अभी फिर निकलेंगी। आप वेट तो कर ले, थोड़ा इंतजार तो कर ले। तहरीक चलनी चाहिए इस हुकूमत के खिलाफ। मैं तो कहता हूँ बाहर आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की जरूरत नहीं है, ये खुद अपनी आप मौत मार रही है। और एक चीज़ जो आपके हवाले से मैं कहना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे नज़दीक, कि कश्मीर के मामले में कल शेरी मज़ारी ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, और क्या इस बात के एडमिशन के बाद कि वज़ीर ख़ारजा कश्मीर इशू पर पॉलिसी को टेकअप करने में बुरी तरह फेल हो गया, इट इज़ द सीरियस टाइप एलिगेशन, और उसकी तरदीद अभी तक वज़ीर ख़ारजा ने नहीं की। क्या ऐसी हालत में उस वज़ीर ख़ारजा को वज़ीर ख़ारजा रहना चाहिए? आप क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरों पे, लेकिन अपने गिरबान में झांकने के लिए तैयार नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आपने तो लोगों के साथ वादा किया था कि गवर्नर हाउस की जितने चारों गवर्नर हाउस हैं उनकी चार दीवारी को गिरा के पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। 3 दिन खोला, आपके गवर्नर हाउस में किसी की एंट्री नहीं है। आपने कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस कन्वर्ट हो जाएगा यूनिवर्सिटी में, वो कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। एक काम आप ये बता दें कि जो आपने किया वो। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून के मतलब आप बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जितना खाकान अब्बासी, जितना ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, इन लोगों ने अपना रोल प्ले किया, जिस अंदाज में उन्होंने स्पीचेस की हैं, वो साफ जाहिर होता है कि वो किसी से नहीं घबराए हुए हैं। वो खुल के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं और मसले और मसाइल की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है एपीसी से क्यों से पीछे हट रही है? नून लीग क्यों खामोश है? बार बार पीपल्स पार्टी कह रही, बार बार कल जरदारी साहब भी यही कह रहे थे कि बी टीम बनी हुई है पीटीआई की नून लीग। जरदारी साहब कह रहे थे, आज़ाद साहब ने कहा कि कोई काम इन्होंने नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा उन्होंने भैंसें तो बेची, कम से कम भैंसें थी वो तो बेची ना। एक काम तो मेहरबानी करे आप भी तस्लीम कर लें, और कोई नहीं किया। बाकी ये है कि एपीसी होगी और इंशाल्लाह ताला सब जितने प्रेशर है, दबाव है केसेस का, कोई देखें प्रेशर दबाव कोई नहीं, टारगेट किया जा रहा है, सब टारगेट किया जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, और टारगेट नून लीग को भी किया जा रहा है। और आपको पता है जरदारी साहब की सेहत का भी आपको अंदाज़ा है, उनकी सेहत क्या है। लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी साहब, हमारी क़यादत, सब जा रहे हैं और नैब को पेशियाँ भुगत रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला तहरीक चलनी चाहिए, निकलना चाहिए बाहर। देखें, बात यह है कि मैं भी आज़ाद साहब से मुत्तफ़िक हूँ। ये अगर जितना इनको और टाइम मिलेगा, ये और जो है फेल होंगे और लोगों में नफरत पैदा होगी, और हमेशा के लिए पीटीआई फिर नहीं आ सकती। बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। वर्दा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। मुल्क के अंदर सिस्टम चलना चाहिए, सियासत होनी चाहिए,
नेब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सियासी आजादी होनी चाहिए सब किसी को। जो भी गवर्नमेंट कमजोर होती है वो पुलिस को इस्तेमाल करती है और इदारों को इस्तेमाल होती है। 2 साल का दौर आपके सामने, हुकूमत का और कारकर्दगी भी आपके सामने, कराची के मसाइल आपके सामने है। कमेटी बनने जो आ रही है, सर जोड़ के बैठे हैं। MQM PTI पीपल्स पार्टी एक इत्तेहाद बना है आपके सामने, कराची के लिए इत्तेहाद बना है, कराची के लोगों के लिए इत्तेहाद बना है। देखते हैं क्या होता है। इसी के साथ ही इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।